तो अब हम समावेशी शिक्षा के यूनिट 3 पर चर्चा करेंगे और यूनिट 3 का जो टाइटल है वो है CWSN, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन से बालक हैं? तो हमें इसका सबसे पहले मीनिंग निकालना है। मीनिंग के बाद इनके टाइप चाहिए होंगे हमको कि ये कितने तरीके के होते हैं, और उसके बाद इनकी विशेषता क्या है, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कहें ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इनके प्रकार, जब हम अर्थ की बात करेंगे, ठीक है, विशेष आवश्यकता स्टार्ट नहीं? हाँ स्टार्ट है सर। तो अब हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके अर्थ की बात आती है। तो विशेष आवश्यकता वाला वो बालक है, यानी वह बालक जो अपनी, ध्यान दीजिएगा, वर्ड ले आइएगा, क्या क्या, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक, 4 वर्ड लेंगे। ठीक है, परिस्थितियों के कारण सामान्य बच्चों जैसे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया है। और खासकर इसमें जो आप हाईलाइट करेंगे, वो हाईलाइट जो करेंगे वो आपको, चूंकि हम पीछे सामाजिक आर्थिक के तौर पर वंचित की बात कर चुके हैं, यहाँ पर आपको शारीरिक और मानसिक पे वो करना है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है? और अब यहाँ पर देखिए, आपको दिखानी कौन कौन सी अक्षमताएं हैं, 4 या 5 अक्षमताएं आपको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता। अब ये कई तरीके की हो सकती है, और इसको आप MR बोलते हैं, मेंटली रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दृष्टि अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, ये हो जाएगा VI, विजन इम्पेयरमेंट। उसके बाद उसका जो हियरिंग है, श्रवण दोष। ये प्रकार है, अक्षमताओं के प्रकार हैं। श्रवण अक्षमता, इसको आप बोलते हैं HI, हियरिंग इम्पेयरमेंट। बात समझ में है कि नहीं है? और इसके अलावा उसकी जो ऑटिज्म है, अस्थि बाधा, तो अस्थि अक्षमता या अस्थि बाधाग्रस्त बच्चा। ठीक है, तो इसे आप ऑटिज्म बोलते हैं, तो AI कह सकते हैं ऑटिज्म के लेवल पर। इन 4 अक्षमताओं वाले बच्चे को हम CWSN के रूप में डालेंगे। क्लियर? और चूंकि अब हम आपको बिल्कुल करंट की बात बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमारा समर्थ ऐप काम करता है। क्या नाम है? समर्थ। मैंने आपको उसकी चर्चा कराई थी। क्षमताओं के आधार पर अगर कोई बच्चा हमारा इनसे ग्रस्त होता है, तो हम उसे CWSN चाइल्ड के रूप में जानते हैं, और CWSN चाइल्ड को हमें स्पेशल केयर देनी है, और इसके लिए IEP बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? IEP, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षण प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण योजना कह लो, या तो आप यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम।
पर्सनली आपको बनाना होता है आईईपी, और ये आईईपी बना करके ये जो हमारे विद्यालयों के इंचार्ज और हेड टीचर हैं, एचटी हैं या इंचार्ज टीचर हैं, इनको बोला जाता है कि आप उन बच्चों का अटेंडेंस बताइए और उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करिए जी। ये कौन से हैं? स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, और इन बच्चों के कार्यक्रम आपको सामान्य बच्चों की तरीके कराने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से ये चीज़ आती है। यहाँ पर देखिए क्या हमने प्रकार क्लियर कर लिए। जी भैया। अब जब प्रकार क्लियर हो गए तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? अब इधर देखिए, विशेषताएं लिखने के लिए इन बच्चों की आपको जब कंपेयर करेंगे, आप इन बच्चों की तुलना सामान्य बच्चों से, तो आपको कुछ अंतर निकल के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जैसे ये बच्चा सक्रिय होगा, एक्टिव, ये निष्क्रिय होगा, है कि नहीं? जी भैया। ये बच्चा बहिर्मुखी होगा ये अंतर्मुखी। और ये अंतर्मुखी होगा। ये इनएक्टिव, इंट्रोवर्ट, ये माल एडजस्टेड है, कुसमायोजित बच्चा होगा। समझ में आया? ये एडजस्टेड होगा। ये बच्चा जो है ये अपनी पार्टिसिपेशन करेगा, सभी चीजों में सहभागिता लेगा, ये अकेले रहना पसंद करेगा। ठीक है ना? ये बच्चा जल्दी प्रक्रिया नहीं देगा, प्रतिक्रिया ना देना, किसी अक्षमता से ग्रसित होना, समझ में बात आ रही नहीं आ रही? जी भैया। इसी को आप और आगे डिटेल कर सकते हैं इन बच्चों की क्षमताओं के साथ। बाकी आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको किसी तरीके से लिखना है तो क्या आप लिखेंगे। तो यहाँ पे जो CWSN बच्चा है वो कैसा है? जिसको व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है, जो निष्क्रिय है, जो अंतर्मुखी है, जो कुसमायोजित है, अकेला रहता है, वो बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के बच्चों को हमको क्या करना होगा? फिर वही बात 21A और 46 के तहत शिक्षा फॉर ऑल के उद्देश्य को पूरा करना है। एनी हाउ आप इन बच्चों के लिए चाहे स्पेशल कोचिंग करें, चाहे उनके परिवार को बोलें कि वो विद्यालय, अब जैसे बच्चा चल नहीं पा रहा है तो गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को विद्यालय तक छोड़ रहा है। SMC जो बनाई जाएगी, SMC इस चीज़ का मैनेजमेंट करेगी। तो इन CWSN में जो यूनिट 3 है उसमें इन बच्चों की चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बात आई, हम मीनिंग में किस चीज को लेके आए? देखिए इधर देखिए, सामान्य बच्चों जैसी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये बिलो वाला हुआ, जैसे ये नॉर्मल है तो ये इसके बिलो हो गया, नीचे हुआ ना? जी भैया। इसके ऊपर भी तो कोई होगा, तो ये गिफ्टेड चाइल्ड हो गया। विशिष्ट किस में आएंगे? इसी में गिफ्टेड ना? हाँ, गिफ्टेड चाइल्ड। ये बालक तो समस्यात्मक बालक है, ये वाला गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभावान बालक है। लेकिन इसको भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना तुम पढ़ाने की कोशिश करोगे उतना उसको ऑलरेडी पढ़े। तो आपको इसके लिए भी अलग से शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी। ये इन योजनाओं क्वालिटीज में नहीं होगा, लेकिन ये बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा, और इस बच्चे की अगर पावर का आप सही यूज नहीं करोगे तो ये मिस यूज अपने पावर का करेगा। ये बच्चा आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, क्लास को वो करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ये बाकी को शरारत कराएगा। तो आपको इसको भी चूंकि इनको अलग तो रखना नहीं है, बिल्कुल इनको भी समावेशी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा शैतान है। देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं शैतानी में भी बड़े अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शैतानी ही उनकी पढ़ाई का कारण बन रही है। ये कह लो उनकी पढ़ाई ही शैतानी कारण बन रही है। वो इतनी जल्दी अपने काम पूरे कर ले रहा है कि उसके पास टाइम बच रहा है। तुम लोगों में भी है,
6 नंबर के 6 पेज के क्वेश्चन कोई कोई करके आ रहा है और कोई 105 का स्क्वायर लिख के आ रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा। तो कोई बात नहीं, चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रतिभावान छात्र हैं। और इस बच्चे का और इस बच्चे का एजुकेशन का लेवल कैसे होगा, फिर वही बात, इसको कौन डिसाइड करेगा? अध्यापक। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल शिक्षक का रहेगा, क्योंकि शिक्षा ये देगा। माता पिता और अभिभावक जो हैं वो बच्चे को शिक्षा के दरवाजे तक ला सकते हैं, वो शिक्षा देने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता की उतनी बात बच्चे नहीं मानते जितनी कि अध्यापक की मानते। इसलिए अध्यापक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और गाइडेंस अध्यापक का सही होना चाहिए। यही रीजन है कि अध्यापक कभी भी साधारण नहीं होता, प्रलय और विनाश उसकी गोद में पलते हैं। तो अब हम यूनिट 3 के सेकेंड पार्ट में अक्षमताओं के प्रकार पर चर्चा करेंगे। क्षमताओं के प्रकार यानी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इन दोनों चीजों में आपको PWD 1995 पे चर्चा रखनी है और RPWD 2016 पे चर्चा रखनी है। ठीक है, यहां पर जो अक्षमताएं थी वो कितनी थी 1995 में? 22 नहीं 14 थी। 14 अक्षमताएं या 16 अक्षमताएं? सर 14 थी। 14 अक्षमताएं थी और इनको अब बढ़ा करके 21 अक्षमताएं RPWD के तहत कर दी गई हैं, क्योंकि ये इसका पुराना एक्ट है और ये इसका नया एक्ट है। अब और चीज क्या ध्यान देनी है, इसमें बेंचमार्क विकलांगता एक वर्ड है। एक वर्ड क्या है? बेंचमार्क में विकलांगता है। तो ये 40% जो विकलांगता है वो बेंचमार्क विकलांगता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। बेंचमार्क अक्षमता, इसके बाद व्यक्ति को सर्टिफाइड पर्सन माना जाता है, यानी उसके पास प्रमाण पत्र होगा इस बात का कि वो अक्षम है। बात समझ में आए? तो अब हम इसमें से बात करते हैं कि सबसे पहली जो अक्षमता है वो क्या है। तो इसमें से सबसे पहली अक्षमता है मानसिक मंदता। जो स्लो लर्नर, मैंने भी बताया आपको कि मानसिक मंदता है, मेंटल रिटार्डेडनेस है, इसको MR के तौर पर जानते हैं। दूसरा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सेकंड, तो इसको जो बोलते हैं ऑटिज्म बोलते हैं, आप इसको इसी तरीके से नोट कर सकते हो। ऑल्दो ये पैल्सी से रिलेटेड है, बैकबोन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड होती है। इसमें बच्चे की जो बोन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, बच्चा प्रॉपरली बैठ नहीं पाता है। तो इसको आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी लिख लीजिए। चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं इसका वो नहीं बता सकता आपको कि ये क्या चीज है, इसको इसी तरीके से यूज किया गया है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के तौर पर दूसरा देख लेंगे। दूसरा है, तीसरे नंबर पे आपका मल्टीपल डिसऑर्डर है, बहुनिशक्तता। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो देख सुन दोनों नहीं पाते या बोल भी नहीं पाते, मतलब उनका देखना सुनना बोलना सब कुछ खत्म है, तो ये बहुनिशक्तता है, ये मल्टीपल डिसऑर्डर माना जाता है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, सेरेबल पैल्सी, मतलब रिलेटेड टू ब्रेन। हाँ, तो ये मस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क घात बोलते हैं, तो इसको आप प्रमस्तिष्क अक्षमता कर लीजिए। जिनार्ड का लिखा है। कहाँ जिनार्ड? ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। प्रमस्तिष्क अक्षमता, जिसको कि आप सेरेबल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, पैल्सी। अब इसके बाद आप मेंटल इलनेस, मानसिक मंदता जो ये है, इसको नहीं, मेंटल इलनेस पागलपन या दीवार उसके वो बोलेंगे, तो यहाँ पे आप पागलपन के उसमें ले आते हैं इसको, तो मेंटल इलनेस हो जाती है ये।
मेंटल इलनेस के बाद आप श्रवण बाधित व्यक्ति, श्रवण विकलांगता, तो इसको हियरिंग डिसऑर्डर बोलते हैं या इम्पेयरमेंट कह सकते हो। अक्षमता के सेंस में है। उसके बाद मूक विकलांगता है, बोल नहीं पाता। स्पीच रिलेटेड है, ठीक है। फिर 8 नंबर पे आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो चुकी। अब दृष्टि, विजन, दृष्टि विकलांगता हो गया। फिर अल्प दृष्टि है, लो विजन, लो विजन हो गया। लो विजन के बाद चलन निःशक्तता, मूवमेंट वगैरह में इस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो ये चलन निःशक्तता के तौर पर जाना जाता है। बंद कर दी। चलन निःशक्तता हो गई अब आपकी। चलन निःशक्तता के बाद कुष्ठ रोग से युक्ति, तो यहाँ पर इसको इसी तरफ हम लिख देते हैं। 10 के बाद 11 नंबर पे स्केच चेंज कर दें, नीला वाला कहाँ गया? कुष्ठ रोग से युक्त होना, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं। 12 नंबर पर आपका बौना होना, ये भी देखिए एक निःशक्तता है, बच्चा अगर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। 13 नंबर एसिड अटैक, उस पर कभी एसिड गिर गया है या एसिड अटैक में वो विक्टिम है तो भी उसे आगे डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। फिर मांसपेशी दुर्विकार है, ये वो होते हैं जिनकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, अलग अलग चीज़ें दे दी गई हैं। और मांसपेशी दुर्विकार के बाद आगे आता है आपका बोलने समझने में विशेष अयोग्यता। ये एक विशेष बात आती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन बोलने और समझने में वो अयोग्यता रखता है, उसको उतनी डेवलपमेंट नहीं होती है, अक्षमता है उसकी। फिर 16 नंबर पर आपका बौद्धिक निःशक्तता है। ये मेंटल इनकैपेसिटी में आता है कि व्यक्ति हो सकता है कि अपने आप में मेंटली इनकैपेबल हो, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। इसमें सेरोसिस वगैरह भी आती है, जो स्किन डिजीज होती हैं, तो त्वचा संबंधी डिजीजेज होती हैं, तो इसको ये ऐसे कह सकते हो त्वचा संबंधी विकार। और इसमें सेरोसिस है तो वो आप लिख लेंगे। और 18 नंबर पर हीमीफीलिया है, एनीमिया है, हेमोफीलिया इसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन से। हाँ, अस्थमा टाइप में होता है ये। एनीमिया होता है ब्लड की कमी, ब्लड की कमी, रक्त बनने की कमी, ये चीज है। और थैलसीमिया, और लास्ट में आपका है बॉडी का कोई अंग खराब होना, पार्ट ऑफ बॉडी का, मतलब आंशिक खराब होना या कह सकते हैं शारीरिक अंग खराब होना। तो इतनी निःशक्तताएं आपके उसमें दी गई हैं, आरपीडब्ल्यूडी में दी गई हैं। और इसके बाद ये कहा गया है कि इनको क्या अधिकार रहेंगे, इनका कैसे सर्टिफाइड वो रहेगा। 40% अगर वो मतलब जरूरी नहीं कि उसको एक ही कोई अक्षमता हो, अगर इनमें अक्षमता में मल्टीपल डिसऑर्डर भी आता है तो भी आपका 40% अगर वो बंदा इनकैपेबल हो जाता है तो उसे हम बेंचमार्क विकलांगता में अक्षम के रूप में देखेंगे। पॉज कर दीजिए। अब हम इन अक्षमताओं के कारणों पर चर्चा करें। अगर
जो कि एक आपका टॉपिक हो सकता है कि अक्षमताओं के क्या कारण हैं, क्यों आखिर ऐसा व्यक्ति के साथ होता है। तो अक्षमताओं के कारण में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हो सकता है शारीरिक कारण हो, बाई बर्थ हो ऐसा रहा हो, शारीरिक कारण। दूसरा हो सकता है मानसिक कारण। तीसरा हो सकता है दुर्घटना के कारण। और चौथा हो सकता है कि उसको मतलब जो कह सकते हैं सीखने की अयोग्यता है। सीखने की अयोग्यता। तो इन कारणों से बच्चा अक्षम हो सकता है सीखने में, और इसके कारण उसे स्पेशल नीड्स की जरूरत होगी और वो CWSN चाइल्ड में चला जाएगा। इसके लिए भी आपको समावेशी शिक्षा में ही काम करना है। सारे बच्चों को आपको सामान्य बच्चों के बीच में ला करके सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है और कोशिश करनी है कि इनकी अक्षमताओं को न्यून कर दें, हम अक्षमताओं का शमन कर दें। जो उसकी कमियां हैं, कमियों को अब कोई बहुत ही बड़ी निशक्तता में है तो आप क्या कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ हो सकता है आपके प्रयास से, अगर वो 10% भी ठीक हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश ये करें कि उसकी अक्षमताओं को एक किनारे रखते हुए उसके साथ जितना पॉसिबल हो सके उतना सकारात्मक होकर के व्यवहार करें, और खासकर प्यार और स्नेह से व्यवहार अवश्य करें। अक्षमता होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान नहीं है, ठीक है। आज और ये है हमारी कक्षा, और कक्षा में हर जगह पर बच्चे को समावेशित करना है। यहाँ पर डिफरेंट एरिया से बच्चे आ रहे हैं और ये सारे के सारे बच्चे यहाँ समाहित हैं। अब यहाँ समाहित होना है, लेकिन कैसे और किसके द्वारा? तो दूसरे क्वेश्चन का तो जवाब आपको पहले ही पता है कि वो शिक्षक होगा या अध्यापक होगा, क्योंकि शिक्षा सबको मिले ये काम शिक्षक का है जी। अब कैसे हो, तो इसके लिए कोई ना कोई एक तरीका होगा, कोई ना कोई एक प्रक्रिया होगी, कोई ना कोई एक उपाय होगा। तो क्या प्रक्रिया या उपाय क्लासरूम में किए जाएं कि सभी सीख सकें, बस ये ध्यान रखना है। टारगेट क्या है? एवरी चाइल्ड कैन लर्न, एवरी चाइल्ड कैन लर्न, हर बच्चा सीख सकता है। ये आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट में बिठा लें। ये बात तो आपको कहनी ही नहीं है कि ये तो सीखता ही नहीं है, ये तो सीख ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी अक्षमता उसकी ना सीखने की क्वालिटी नहीं है। वो सीखेगा, देर में सीखेगा, स्लो लर्नर होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम में सीखेगा, कम सीखेगा, नहीं उतनी प्रगति कर पाएगा, लेकिन सीखेगा ही नहीं। आपने डिसीजन दे दिया और डिसीजन आप नहीं देंगे। बात ये समझिए, आपको 4th यूनिट यही बताती है। 4th यूनिट अध्यापक का क्या रोल है, अध्यापक का योगदान काहे में? समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में। और समावेशी शिक्षा का मतलब क्या था? क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि समावेशी शिक्षा समान तथा विशिष्ट सभी समान रूप से सीखें या सभी समान रूप से रहें। सीखें तो समान कैसे सीख सकते हैं? समान रूप से कक्षा में रहें, ठीक। अब यहाँ पर जब अध्यापक का योगदान है तो ये सारे बच्चे आ रहे हैं, इनमें से ये जो हैं ये CWSN हैं और ये नॉर्मल हैं। ऐसे 2 पार्ट में आप बांट लें। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अब बात आती है पेडागॉजिकल इशू। पेडागॉजिकल क्या है? क्यों भाई, पेडागॉजी क्या कहलाता है? तो पेडागॉजिकल का मतलब है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? अब इन इश्यूज को कैसे आप देखें,
तो एक बात आप समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्या है, वो ह्यूमन है, मैन तो है ही ना, क्यों भाई? यानी इंसान है, और इंसान है तो क्या, देखो इधर, खेल, रुचि, प्यार, अपनापन और कह सकते हैं देखभाल। इनमें से किसकी मीनिंग नहीं आ रही है, इंग्लिश किसकी नहीं आ रही है? खेल, गेम, स्पोर्ट्स, इससे बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? कोशिश करिए मल्टी सेंसनरी टीचिंग करिए। सेंसरी टीचिंग ये क्या है? सपोज हम लिख रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं, देखने में अक्षम है, सुन पा रहे हैं, देख सुन नहीं पा रहे, छू पा रहे हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपनी सेंसेस को इंगेज करेगा, उतना जल्दी ही वो सीखने की कोशिश में आ जाएगा। और नेक्स्ट वन है, इसको अफेक्शन चाहिए होगा। बच्चे को लगे कि आप उसे बोझ नहीं समझ रहे हैं। अपनापन, उसके साथ कंसर्न आपको दिखाना है। बच्चे के साथ ये ध्यान रखिएगा, संपैथी नहीं चाहिए, इम्पैथी चाहिए। उसके साथ आप दया का भावना दिखाएं। बच्चे को, बच्चा भिखारी नहीं है, उसको मत फील कराइए कि वो बड़ा कमजोर है, उसको बड़ी दिक्कत में है। उसको बोलो कि अरे क्या हुआ, पैर, अरे कुछ नहीं, तुम तो कर सकते हो। यानी उसके साथ उसे हीन दीन न बनाइए। बच्चे को अपनी चीजों को खुद करने दीजिए, माहौल दीजिए उसे, आप मत कर दीजिए। क्योंकि किसी की चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप उसकी समस्या सॉल्व कर रहे हो, जिंदगी भर उसके साथ आप नहीं बैठोगे। बच्चे को आप अपंग बना रहे हैं, उसको डिसेबल बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, क्योंकि आप उसकी चीजें करके दिए दे रहे हैं। अच्छा है कि बच्चे को होमवर्क क्यों कॉपी में दे रहे हो? ब्लैक बोर्ड से बोलो कॉपी करे, गलत कॉपी करेगा, चेक करिए, बताइए गलत है। बट कॉपी में तुम लिख के दे दोगे, वो कॉपी भी नहीं खोलेगा। ठीक है? तो सिंपैथी इसको कहते हैं सहानुभूति। अंतर समझ लीजिएगा। लो इधर बता देते हैं थोड़ा सा, ये चीज बहुत जरूरी है समावेशी शिक्षा में, कि संपैथी और इम्पैथी में आपको अंतर पता हो। एक है संपैथी और एक है इम्पैथी। संपैथी का अर्थ है सहानुभूति और इम्पैथी का समानुभूति। समझ में आया नहीं आया? अभी एक लाइन से आपको समझ में आया। एक एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज एक कोई अंधा बच्चा है, आपकी क्लास में आ गया, आप पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्या फील कर रहा है, कैसा है? बेचारा अंधा है, सुन तो सकता है सर? तो बेचारा बोल दोगे तुम? नहीं। सबसे पहली चीज तो उसको बेचारा नहीं बोलना है, अंधा है, आप उसको संपैथी मत दीजिए। अगर आपको फील करना है, इम्पैथी लानी है, तो एक दिन आप अंधे बन लीजिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। 1 घंटे आपकी आंखों में हम पट्टी बांध दें और पीछे एक आदमी दे दें और आपसे कहें कि क्लासरूम में बैठना, लिखना, पढ़ना, वॉशरूम जाना, टहलना, घूमना, सारी चीजें आप करिए बिना आंखों की पट्टी हटाए। आपको अंदाजा लग जाएगा अंधापन क्या होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चे की जगह पे खुद को रख के देखिए, आप सीख जाएंगे कैसे बच्चे से बिहेव करना है। क्लियर? ये चीज हमें लानी है, हमें समानुभूति लानी है, सहानुभूति नहीं लानी है। बच्चे के सामने कभी भी उसको बेचारा, दीनहीन ना बनाइए। बात समझ में आई कि नहीं है? आपको एक वर्ड में बता देता हूँ, मैं क्या बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और वो है स्वावलंबन।
इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। हमारा एक लड़का है प्रतीक, ऋतिक, दोनों पैर उसके क्रिपल्ड हैं, आपने शॉर्ट में देखा होगा। वो उसका बैग अगर तुम उठा के लेके चलने लगो तो सीधे कहता है पैर खराब है, लंगड़े थोड़ी हैं हम अपना बैग खुद ले चला। ये सोच उसके अंदर आपको डालिए, आप हर बच्चे के साथ ये डालिए कि अगर उसकी समस्या है तो वो थोड़ा धीरे करेगा। अब जैसे हम लोग छुट्टी से पहले उसको भेज देते हैं कि बच्चों के साथ ना जाओ नहीं तो गिर जाओगे, क्लास में प्रेयर में मत जाओ, ठीक है, तुम अपनी क्लास में बेंच के साथ खड़े हो जाओ, ठीक है, खेलो नहीं तो नहीं तुमको चोट लग सकती है, तुमको खेलना बैठ के खेलने वाले खेल खेलो, कैरम दे देते हैं तुमको, ठीक है, जाना है भागना है, अच्छा चलो भाई 2 लोग इनको आसपास से पकड़ लो, एक लोग तुम एक लोग, तीनों लोग देखो 3-3 के ग्रुप में भागो। ऐसा मत बताओ कि वो उसको पकड़ के भगा है, 3-3 के ग्रुप में भागो और ये टीम में हो गया। अब 2 के साथ तो तीसरा चल जाएगा ना, 3-3 की ग्रुप बना दो। तो आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस लानी होंगी कक्षा में जिससे बच्चा समानुभूति कर सके, वो दूसरों के जैसा ही महसूस करे, उसे ये ना लगे कि हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं। पहली चीज पेडागॉजिकल इशू समझ में आया क्या है? यानी बच्चे की मानसिक स्थितियों के साथ आपको क्या करना है? अटैच होना है, उसको फील करो कि बच्चा क्या फील कर रहा है और फिर उसके समाधान का तरीका आपको देखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग, पहली चीज क्या आ गई? पेडागॉजिकल इशू समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है? ये पहला इशू हो गया, ठीक है ना बेटा। दूसरा क्या करना है हमको? दूसरा करना है कोऑपरेटिव लर्निंग। अगर आपके साथ ऐसा कोई बच्चा आता है तो उसको आप बोलिए कि उसके साथ कोई एक पीयर दे दो, उसको पीयर ट्यूटरिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग पे उसको बोलिए, यानी उसके साथ एक अच्छा सा बच्चा रखो जो बच्चा उसको हर काम करने में मदद करेगा, उसको केयर करेगा और उसकी चीजों पे ध्यान देगा, ठीक है। ये बच्चा आसान नहीं कर रहा है, साथी है, लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान रखना, इसको नहीं देर में समझ में आता ना तो कोई बात नहीं है, तुम समझा देना थोड़ा सा। तो आपने पीयर ट्यूटरिंग कर दी तो बच्चे की केयर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आप तो नहीं कर सकते हर समय, लेकिन किसी को रख सकते हैं, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। फिर सोशल लर्निंग, बच्चे को समाज में कैसे रहना है ये उसको सिखाइए। उसको बाजार में भी निकलना होगा, आगे जिंदगी भी जीनी होगी, उसका भी अपना घर होगा, सारी चीजें होंगी, तो बच्चे को बताइए सोशल लर्निंग कैसी है। और खासकर ऐसे बच्चों को कोई ना कोई एक कला सिखाने की कोशिश करो जिससे वो अपनी जीविका कमाने के लायक बन सके। उसकी पेंटिंग अच्छी बनाओ, उसको गाने में कहीं डाल दो, उसकी मतलब कुछ स्केचिंग में डालो, कंप्यूटर का कोई चीज़ ऐसा सिखाओ उसे। मतलब ऐसे बच्चों को आप टेक्निकल बना के ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और जब टेक्निकल बनाएंगे तो उनको चैलेंजेस फील होंगे, जब चैलेंजेस फील होंगे तो वो चैलेंज, भाई मन से थोड़ी ना विकलांग है, अब मन से विकलांग है तो भाई वो और भी बात है, उसको फिर दूसरी तरीके से भी ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर मन सही है, बाकी सारी चीज़ें गड़बड़ है कुछ भी, तो आप उसको मन से तो गड़बड़ नहीं है, उसको बोलो कि वो मन से काम करे, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे बेटा, आप उसके मेंटल को हाई पावर पे ले जाएंगे, उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, निडर बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात है उसको ये बताएंगे कि तुम कमजोर नहीं हो। उसके अंदर से अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की, समस्याओं से जूझने की, गिरता है गिर पड़ने दो, उसको सिखाओ कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तुम ऐसे गिरे, दुनिया में सबे गिरे थे, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। चैलेंज दो उसको, उसको उत्साह की बातें, साहसी बातें, नैतिक शिक्षा की बातें, उसे आप बात करिए, उसको लगे कि नहीं हमारी भी कोई स्पेस है, हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी कहीं हैं। बच्चा सारे बच्चों के साथ, मैं ये नहीं कहता कि उनके जैसा बिल्कुल सीख जाएगा, लेकिन उस निराशा के एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ करके वो आपके सामान्य जीवन में कोशिश करिए कि उसको आप क्वालिटी के साथ सिखाइए। कोशिश करिए उसको टीवी, म्यूजिक, बल्कि टीवी जैसे लैपटॉप चलाना कोई नहीं छुएगा, ऋतिक बैठो तुम चलाओ। अब वो पता है हम का दिया था लैपटॉप केवल छुए का,
बाकी अब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ हाँ बढ़ रहा है। ऋतिक तुम बताना किसने बदतमीजी की है? कोई अगर कुछ करता है क्लास में, कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ किसने किया था वो उससे पूछो, वो सही बताएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसको किसी का डर नहीं है, सर उसका फेवर कर रहे हैं। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा क्लासरूम में सहज महसूस करेगा, आपके सहयोग के साथ उसके ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। जी भैया। क्लियर? तो इस तरीके से ये शिक्षक का वो योगदान हो गया। अब माता पिता भी यही चीज करें, पक्षपात ना करें, बच्चों के साथ केयर करें, उनको चीजें अवेलेबल कराएं। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी समावेशी शिक्षा की चारों यूनिट्स में जो कंटेंट है मैंने उस पर डिस्कस किया है। मैं बाकी कंटेंट आपके वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और समय कम होने के कारण मैं कहूँगा आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने पेपर को अच्छे से तैयार करें। थैंक यू।